हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग सीएलपीए में से लॉ के पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए किया है कि ये पूरा का पूरा सीएलपी आपका दो पार्ट में आने वाला है। एक में मैं पूरा का पूरा लॉ आपको यहीं पे बैठ के अभी कवर करूंगा, और सेकंड पार्ट आज शाम को मिलेंगे हम लोग 8 बजे, जहां पे हम लोग एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 और मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सर एक बात बताइए, तो देखिए एमसीक्यू करने से नहीं होगा, नहीं होगा दोस्त। सीएलपीए में जो लॉ वाला पार्ट है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ। आप यदि जब लॉ जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपका एमसीक्यू सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको लॉ के बारे में पता ही होना चाहिए, लॉ आपको जानना ही पड़ेगा, लॉ को समझना ही पड़ेगा। लॉ को एक बार यदि आप समझ लिए, तब आपको सीएलपी का जो एमसीक्यू का जो लॉ का जो एमसीक्यू है ना, ऐसे ऐसे चुटकी में बनेगा। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कहां से पता है आपको? ये कहां से पढ़ा रहा हूं सर? अपने टच एंड पासबुक से। ये टच एंड पासबुक है मेरा। जैसे कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि मैं टच एंड पासबुक बनाऊंगा। तो ये टच एंड पासबुक है। ये टच एंड पासबुक का मतलब क्या होता है सर? टच करो और पास हो जाओ। टच करो और पास हो जाए का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा बुक है जिस बुक से में आपको मैंने पूरा का पूरा सिलेबस को पता है कितने पेजेस में इनकॉर्पोरेट किया? मात्र 15 पेज में मैंने पूरा, 15 पेज नहीं, 13 पेजेस में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लॉ कवर कर दिया। सोचिए, मात्र 13 पेज में। अब इससे कम 13 पेज में भी लॉ है, मतलब एमसीक्यू भी है, सोचिए। अब इससे ज्यादा छोटा क्या हो सकता है सर? बस 13 पेज पढ़ो, काम हो जाएगा। और सर पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ाएंगे अभी। एकदम हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो तुमको छोड़ेंगे। तो सारा का सारा चीज पढ़ाएंगे। और मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, मैं बता दूं आपको। आज का जो सीएलपी का जो क्लासेस है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। आप अप्रोक्सीमेट 1 घंटे में पूरा का पूरा लॉ का आपको पूरा का पूरा कवरेज में कराने की कोशिश करूंगा। आइए, बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते हैं हम लोग। उसके पहले बता दें कि आप लोग यदि सीएस को अपने आपके अपने चैनल्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक का बटन है, लाइक कर दो। और सर छोटा सा एक और रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर शेयर के बटन को दबा के उस शेयर के बटन का यूज कर लो। क्योंकि यूज करोगे, ज्यादा व्यूज होगा तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मैं भी बीएसटी के ऊपर भी मैं और भी मेहनत करूंगा। आपने अकाउंट्स में इतना प्यार दिया, इसके कारण मेरे को सीएलपी के लिए मेहनत करने का मतलब जज्बा आया अंदर से। ठीक है। यदि आप शेयर नहीं करते हो ना, तो फिर वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों लोग को सब्सक्राइब करवाइए। पकड़ के रास्ते में बोलो, भाई सब्सक्राइब कर भाई, ऐसा करवाइए। ठीक है। आइए चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सीएलपीए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और जो भी बच्चे सीए आगे करना चाहते हैं, सीए में करना चाहते हैं, तो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सीएस के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। आइए समझते हैं बात। लॉ में आपके सिलेबस में दो ही चैप्टर है, एक है इंट्रोडक्शन और एक चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली 5 चीज पढ़ना है। आप 5 चीज पढ़ लोगे, आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। 5 चीज का मतलब क्या होता है? सिर्फ 5 चीज में क्या क्या पढ़ना है? 5 चीज में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पे, बस वही चीज पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला पार्ट अपने को जानना होगा कि सर लॉ क्या होता है। सर व्हाट डू मीन बाय लॉ? सर लॉ का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, लॉ का मतलब क्या होता है? देखिए, लॉ एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बट इसका मतलब क्या आप जानते हैं? देखिए, नॉर्मली आप मेरे से यदि पूछोगे तो यदि मैं आपसे पूछूंगा बताओ लॉ क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बोलते हैं लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। बट पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉ नहीं कहते हैं। यदि रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉ कहते हैं तो आप एक चीज को समझना है भाई। मान ले हर एक घर में एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि बेटा आप शाम को 8 बजे तक आप घर आ जाना, बेटी आप शाम को 7 बजे तक घर आ जाना। ऐसा होता है रूल्स? हाँ सर, ये रूल्स है। ये रूल्स है, बट ये लॉ थोड़ी है। ये रूल्स है बट ये लॉ नहीं है। ये दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि सब देखो, एक बार रूल्स को यदि तोड़ोगे तो जिसने रूल्स बनाया है वो आपको कूटेगा। लॉ को यदि तोड़ोगे तो गवर्नमेंट आपको कूटेगा। सर नहीं समझ में आया, बताते हैं। मान लो रात को, मान लीजिए आप 9 बजे पहुंचे, तो आपको कौन कूटने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस आके मारेगा आपको कि 9 बजे क्यों गए गए थे घर पे? आंसर इज नहीं सर, मम्मी पापा लोग मारेंगे। मारेंगे ना। तो मम्मी पापा लोग क्यों मारेंगे? कि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाया है? मम्मी पापा बनाया है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट इफ आई टॉक लॉ, यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो लॉ का उल्लंघन किया ना आपने। सर लॉ का उल्लंघन किया, तो लॉ का उल्लंघन करने पे कौन पकड़ता है बताइए? गवर्नमेंट पकड़ता है।
तो आपको यहाँ पे पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। तो लॉ एंड रूल्स में ये अंतर है। रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्मल इंसान कोई भी बनाता है, अपने अपने दिनचर्या में बनाया जाता है, बट लॉ पार्लियामेंट में बनता है। याद रखिएगा, लॉ जो है आपका, हमारे इंडिया में यदि हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया में हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसलिए इंडिया को फेडरल कंट्री बोलते हैं। आप खाली बस स्टोरी को सुनिए, बस खाली समझिएगा। ये फेडरल कंट्री से कभी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बस कर समझा रहा हूँ। देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे जो लॉ बनता है वो दो टाइप का लॉ बनता है। एक ऐसा लॉ जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और एक ऐसा लॉ जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए एक अलग से लॉ बनता होगा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक अलग से लॉ बनता होगा। जैसे मैं बात करूं मर्डर का नाम, यदि आप मर्डर कोलकाता में करोगे, चाहे दिल्ली में करोगे, चाहे मुंबई में करोगे, चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर में करोगे, सजा एकदम सेम होगा। क्योंकि जो लॉ बना है वहां पे, जो लॉ बना है वहां पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया, मतलब पूरे के पूरे ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया गया है। तो उसको बोलेंगे क्या, वो जो लॉ का, वो लॉ कहाँ पे पास हुआ होगा सर? लॉ पास हुआ होगा पार्लियामेंट में। कहाँ पे बताइए? पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में है, वहां पे जो लॉ पास होता है ना, ध्यान रखिएगा, वो जो लॉ पास होता है पार्लियामेंट में, जो भी लॉ पास होता है, वो लॉ ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। और ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है, हर एक स्टेट में भी एप्लीकेबल होता है, और हर एक कॉर्नर में भी एप्लीकेबल होता है पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है। बट लॉ एक जगह और बनता है, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेशन। सर, स्टेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? एमपी, एमएलए, आपके रेस्पेक्टिव एरिया का कौन एमएलए है और एमपी है, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ। मैं कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि आपके एमएलए कौन है। सर, एमएलए का मतलब होता है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वो जो है ना, वो बेसिकली आपको बैठे मिलेंगे कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेशन में। अब देखो, वो ममता दीदी या फिर ममता दीदी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जितने भी मिनिस्टर्स है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बैठ के अपना रूल्स बनाते होंगे ना। तो जो रूल्स बनाते हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेशन। अपने अपने कोलकाता में सर कहाँ पे है? अपने को कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग, आपने सुना होगा शायद। राइटर्स बिल्डिंग में आपका जो है स्टेट लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट कहाँ है सर? दिल्ली में है। तो सिंपल सोचो एक बार, लॉ जो है, बेसिकली ये आपको कभी नहीं पूछेगा पार्लियामेंट में पास होता है, कहाँ पास होता है, ये सब नहीं पूछता है। बस खाली इतना ध्यान रखो, अभी के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप सिंपल समझो, लॉ का मतलब सिंपल मैं बताऊं आपको, तो लॉ का मतलब क्या होता है सर? लॉ का मतलब होता है सिंपल, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ऐसा बाई एक ऐसा वाइज लॉस, एक ऐसा गाइडलाइंस जो कि कौन बनाया है? गवर्नमेंट बनाया है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आप बात समझते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या दिया गया, बोल रहा है इन द सिंपल टर्म में यदि हम बात करें, लॉ कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। एक सेटअप मतलब बहुत सारा रूल्स एंड प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, दैट गवर्न्स अ वेरियस बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी लोग कैसे रहेंगे, कैसे किस तरीके से लोगों का काम धाम होगा, ये सारा का सारा चीज, यदि जिस चीज के जरिए किया जाता है, जिस चीज से गवर्न किया, जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? लॉ। दिस रूल्स आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स बाय अथॉरिटी। ये बेसिकली बनाते कौन है? अथॉरिटी बनाता है। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे कौन है पता है? ये अथॉरिटी का मतलब होता है पार्लियामेंट। ये बेसिकली बनाता कौन है? पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन। सच अ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट बोल दो या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट बोल दो, इसे आरबीआई बोल दो, ये सब चीज सिंपल समझो। बात उतना नहीं पढ़ना आपने को एमसीक्यू में, क्लास 11 के टर्म में आपको, तो क्लास 11 में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस खाली इतना सिंपल समझ लो। लॉ का मतलब होता है कोई भी रूल्स या फिर कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत या फिर कोई भी नियम कानून जो कि गवर्नमेंट बनाता है, ताकि देश में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका उनको रहन सहन को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। सोचिए, एक बार लॉ नहीं होगा तो हम लोग कभी कभी भी किसी का मर्डर हो जाएगा, कभी कोई चीज कंट्रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर लॉ का फीचर्स क्या है, लॉ की विशेषताएं क्या है? तो देखो, लॉ की विशेषताएं, सबसे पहले लॉ के अंदर में आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ बेसिकली अथॉरिटी के द्वारा गवर्न किया। सर, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है जो बेसिकली जो जो बंदा उसको पूरा का पूरा मैनेज कर रहा है, बना भी रहा है, लागू भी कर रहा है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। सर, कंसिस्टेंसी, देखो लॉ याद रखना सभी के लिए इक्वल होता है, एवरीवन इक्वली। अब यहाँ पे देखो, यदि एमपी मर्डर कर दिया तो भी वो फंसेगा, जेल में जाएगा, और आप मर्डर करोगे तो भी जेल में जाओ। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, सबके लिए क्या होता है? बराबर। अच्छा, ऑर्डर भी होता है इसके अंदर में। क्या होता है? लॉ हेल्प सोसाइटी ऑर्गेनाइज पीसफुल, हम लोगों का सोसाइटी को पीसफुली चलाने के लिए। पीसफुल मतलब क्या होता है सर? शांति से चलाने के लिए, शांति रहे, कोई कहीं पे भी झगड़ा ना हो, लड़ाई पीट ना हो, कभी भी कोई लॉ का उल्लंघन ना करे, इसके चलते हम लोग लॉ बनाते हैं, इसके चलते बोल सकते हैं ये। अच्छा, जस्टिस क्या है सर?
नेक्स्ट क्या है देखो, जस्टिस। लॉ एम्स टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स। ये बेसिकली लोगों का जो अधिकार है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यदि आप हिंदी वर्जन के हो, मैं बता दूं आपको, यदि आप हिंदी वर्जन के हो तो भी आप इंग्लिश में पढ़िए, आपको हिंदी याद रहेगा, टेंशन मत लो एकदम। ठीक है। इन्फोर्समेंट क्या होता है, लॉ, यदि आप लॉ तोड़ते हो तो आपके पास पावर है कि दूसरे बंदे को या तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाए तो वो जेल चला जाए, तो उतना मत पड़ो, उसके बाद फिर ये 2 पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, देखो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर 1 में अपने को 5 ही चीज पढ़ना है, 2 पार्ट हम लोग पढ़ लिए। सर रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ का रूल्स क्या होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, याद रखिएगा, लॉ की भाषा में सभी को क्या है, बराबर है। सभी को क्या है, बराबर है। देखो क्या लिखा है, एवरीवन इज ट्रीटेड एज सेम अंडर द लॉ। लॉ में क्या होगा, दोनों को मैटर, नो मैटर हु दे आर, ऐसा ये मैटर नहीं करता वो कौन है, सबका सब क्या है, बराबर है। लॉ की भाषा में सब बराबर है, हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, सबका सब क्या है, बराबर है। लीगल सर्टेनिटी, याद रखना, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल सो द पीपल नोज द एक्सपेक्टेड टू बिलीव। अच्छा, लॉ हमेशा याद रखना एक क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों को समझने में और उसको जानने में आसानी हो। सेपरेशन फ्रॉम पावर, याद रखेगा, इंडिया के अंदर में ना 3 पावर डिवाइड किया गया। इंडिया के अंदर में 3 पावर है। पहला पार्ट को बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखा है क्या, देखो, एक होता है लेजिस्लेटिव, लिखा हुआ चलता है, 3 पार्ट है यहाँ पे। इंडिया में 3 पावर है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशियल। ये आपको याद करना जरूरी है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ बनाने वाला, जो लॉ बनाता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। सर एग्जीक्यूटिव जो कि क्या करता है, वो लागू करवाता है। अब लागू मतलब होता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्फोर्स, इन्फोर्समेंट करवाना। इसको इन्फोर्स कौन करवाता है सर, एग्जीक्यूटिव। सर जुडिशियल का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब समझते हैं, इंडिया, एक आदमी को सब कुछ नहीं दिया गया, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला गया भाई देख, 3 अलग अलग संस्था बनाया गया, समझ लो। पहला संस्था को बोला गया भाई तेरा काम है पूरा का पूरा लॉ बनाना, इंडिया में जब जब लॉ का जरूरत पड़ेगा तुम बनाना। तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। सर लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट हुआ एक लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेशन जो होता है वो भी अपना लॉ बनाता है, तो उसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी। एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ, सिंपल समझो एक बार, जो लॉ बनाता है, जिस बॉडी जो लॉ बनाता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। अच्छा, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को लागू करता है। एक बात बताइए, लॉ बनाया गया कि मर्डर करने से आप मर्डर कीजिएगा तो आपको फांसी का सजा होगा, तो ये लॉ बनाया गया, ये लेजिस्लेटिव में बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। बट लॉ को लागू कौन करेगा सर, पुलिस लोग करेगा सर, पुलिस लोग करेगा। कानून व्यवस्था करेगा, पुलिस लोग करेगा ना भाई को, देखेगा कहाँ पे मर्डर हो रहा है या फिर ये सब चीज। अच्छा, किसी को यदि न्याय चाहिए कहाँ पे जाएगा सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको बोलते हैं जुडिशियल। ठीक है, आप ध्यान रखना, जुडिशियल मतलब होता है जज, जे फॉर जुडिशियल, जे फॉर जज, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, समझना है बात, क्या बताया मैंने, लेजिस्लेटिव, एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ, और एग्जीक्यूटिव का मतलब सिंबल, एग्जीक्यूटिव, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, ई फॉर इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब होता है पुलिस वगैरह। जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जुडिशियल का मतलब होता है सिंपल समझ लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे कि जे फॉर जज, जे फॉर जज, जे फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेटिव बॉडी, लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और सर लॉ में यदि कोई उल्लंघन कर दिया तो उसको यदि न्याय चाहिए तो कहाँ पे जाएगा सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसको बोलते हैं जुडिशियल बॉडी। सर फेयर इन्फोर्समेंट क्या होता है, लॉ मस्ट बी अप्लाइड टू कंसिस्टेंट फेयरली ऑल पीपल, ऑलरेडी वो सब चीज बताएगा। या तो लॉ के द्वारा सभी लोगों का राइट्स मतलब अधिकार को क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग यदि बात कर सकते हैं, यदि हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो ये भी एक राइट है, हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है कि हम लोग खुल के बात कर सके, तो ये जो अधिकार है हम लोगों को कहीं ना कहीं लॉ देता है। कहते हैं ना कि हमको बोलने से कोई रोक नहीं सकता, हमको यहाँ पे काम करने से कोई रोक नहीं सकता। हम किसी रोड में चल रहे हैं तो हमको कोई रोक नहीं सकता कि भाई इस रोड में मत जाओ, क्योंकि हमारा यह लॉ बोलता है कि ये किसी के बस का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट ऑफ जस्टिस, किसी को यदि न्याय चाहिए तो लॉ हम लोगों को न्याय देता है। बस अकाउंटेबिलिटी, याद रखिएगा, लॉ ये कहता है कि यार पब्लिक हर एक चीज के लिए लाइबल होगा, यदि कोई भी चीज घटना घटता है पब्लिक उसके लिए लाइबल होगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो हो रहा है सभी कोई देख सकते हैं इन्फोर्सबली। जैसे आप देखो एक बार, अभी आरजीकर में जो अभी घटना हुआ उसमें संदीप घोष को पकड़ा गया। ठीक है, जो संदीप घोष को जो लेके जाया गया ये ट्रांसपेरेंट रहा, ट्रांसपेरेंट का रहा मतलब कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में सभी, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी ये केस पहुंच चुका था, तो सभी लोग देख पा रहे थे ना कि क्या हो रहा है इस न्याय में। तो ये लॉ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लॉ ट्रांसपेरेंटली काम करता है। नेक्स्ट होता है कॉमर्शियल लॉ, याद रखिएगा, लॉ कई टाइप का होता है, एक उसमें से एक लॉ है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल लॉ, इसी का नाम है मर्केंटाइल लॉ। क्या बोलते होता, मर्केंटाइल लॉ, ध्यान रखना, मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ का मतलब सिंपल समझ लो, वो सारा का सारा लॉ जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करता है।
अच्छा, इंडिया में क्राइम लॉ भी होगा सर, इंडिया में सिविल लॉ भी होगा, इंडिया में कई टाइप का लॉ है सर। सर उसी में से एक टाइप का लॉ है जो बेसिकली बिजनेस के बारे में बात करता है कि बिजनेस में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो क्या होगा। उसी में से नहीं होता, ऑर्डर लिया और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते कि मेरे ऊपर क्या होगा। इसके लिए जो लॉ बनाया गया, उस पूरे लॉ को, जितना भी लॉ है सबको जोड़ कर हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ इज द लॉ विच डील्स विथ व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द बिजनेस। देखो कमर्शियल लॉ का देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। कमर्शियल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रूल्स दैट अ बिजनेस मस्ट फॉलो। मतलब कमर्शियल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हर एक बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इट कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी, लाइक मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स, डीलिंग ये सब चीज। ठीक है, आइए अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ मेकिंग लॉ। वैसे देखिए इंडिया का जो कॉमर्शियल लॉ बनाया गया है, उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे क्या क्या सोर्सेज है। देखो कोई भी लॉ बनता है, कोई भी किताब बनता है, आपको पता है बहुत सारी किताबों को एक जगह पे रख के हम लोग किताब बनाते हैं। हम लोग भी आप लोगों के लिए जो नोट्स बनाते हैं ना, चार पांच बुक का हम लोगों का कंपाइल्ड बुक बनते हैं। मैं बताऊं आपको, आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का बुक ऑलरेडी मैंने अभी प्रिपेयर कर दिया। मैं हमेशा फास्ट चलता हूँ, तो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का बुक ऑलरेडी हम लोगों का कवर हो चुका है। मैं जैसे ही जल्द ही लेके आऊंगा उसको, आप देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का हमारा लॉ का, हर एक सब्जेक्ट का अपना बुक्स बन गया है। और कैसा बुक्स बना है, एकदम धांसू बुक बना है। मैंने क्या किया, चार पांच बुक को एक जगह पे कंपाइल करके मैंने बुक बनाया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बुक है, अकाउंट्स हो, सीएलपी सबका बुक मैंने आपको बनाया है। तो ये देखो बेसिकली लॉ भी जो बनता है ना, बहुत सारा सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उस सोर्स में क्या होता है, सबसे पहला सोर्स होता है लॉ मेड बाय गवर्नमेंट। मान ली गवर्नमेंट का जो लॉ है, जैसे होता है ना स्टेट लॉ, जाता है ना दो पार्ट में, एक पार्लियामेंट, दूसरा क्या स्टेट लॉ। तो ये जो लॉ बनता है, इसका सबसे पहला सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ने यदि इसके पहले कोई लॉ बनाया था तो उसको एक सोर्स की तरह यूज करते हैं। या फिर कोई कोर्ट में कोई जजमेंट दिया था, उसको भी यूज करते हैं। कस्टम या फिर प्रैक्टिसेस या कस्टमर, मतलब मान लो प्रथा, कोई प्रथा चलता आ रहा है, तो उस प्रथा को भी हम लोग लॉ में इंकॉर्पोरेट करते हैं। या फिर हम लोगों को पता है इंडिया में, हम लोगों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 साल हमारा कौन खाया है बताओ, ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश लोग जब हम लोगों के देश में जब शासन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया था। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया था ना, इसके कारण ही आज के समय में भी हम लोग इंडिया में जो भी लॉ बनाते हैं, उसका कहीं ना कहीं सोर्स क्या है, ब्रिटिश लॉ इन्फ्लुएंस भी होता है। ब्रिटिश का भी लॉ हम लोग फॉलो करते हैं। एक होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट करवाया है इंडिया, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं एट टाइम ऑफ मेकिंग लॉ। या फिर रेगुलेटरी एजेंसी जैसे कि गवर्नमेंट का कोई बॉडी, या फिर फेयरनेस इक्वालिटी। बस इतना ध्यान रखो, सिंपल सिंपल बताया हम। तो क्या क्या ध्यान रखता है पहले पहले लॉ बनाने के लिए, गवर्नमेंट जो लॉ बनाया है मान रहे कि जैसे मान लीजिए मैं एक लॉ बनाना चाहता हूँ कि एक बच्चों को आप एग्जाम नहीं देना होगा, मैं एक लॉ बनाना चाहता हूँ। इस लॉ को बनाने के लिए जब गवर्नमेंट जब अपना कमेटी बनाएगा लॉ बनाने के लिए, तो कमेटी लोग क्या क्या सोचेगा, सबसे पहले सोचेगा क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या पहले लॉ बनाया था, पहले ये सोचेगा, पहला पॉइंट यही था, लॉ मेड बाय गवर्नमेंट। फिर देखेगा क्या कोर्ट में कभी कुछ ऐसा जजमेंट आया था क्या इसके ऊपर कि हाँ एग्जाम नहीं देना चाहिए। तो वो फिर सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट देखेगा कि क्या हमारा कुछ प्रथा था क्या, पहले का कोई प्रथा है कि जो चलता आ रहा है, जिसमें ये बोला गया कि एग्जाम ना बदलो। उसका देखा जाएगा क्या सेंट्रल ब्रिटिशर्स लोग, जब इंग्लिश मैन लोग जब इंडिया में शासन कर रहे थे, क्या उस समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे क्या, उसको भी ध्यान रखेगा वो लोग। फिर ये भी देखेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोई हमारा एग्रीमेंट बना है किसी कंट्री के साथ, या फिर रेगुलेशन एजेंसी या फिर आरबीआई या फिर सेबी कुछ ऐसा बोल रहा है क्या कि एग्जाम मतलब, या फिर फेयरनेस, ये सब चीज। तो ये सात चीज अपने माइंड में रखते हो कि कोई भी लॉ बनाए, इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ कॉमर्शियल लॉ। एंड मैं बताऊं, फाइनली द चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। आप लोगों का चैप्टर 2 है। इसके बाद देखो एमसीक्यू दिया हुआ है, मैं एमसीक्यू अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, शाम को 8 बजे अपने डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 चालू करें, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। चलिए हम लोग अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अब पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही धांसू सब्जेक्ट है, धांसू चैप्टर, आप समझिएगा एक बार। चैप्टर एक्चुअली तो बहुत बड़ा है, बट आपके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें क्लास 11 के कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा है। तो मैं जो अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, जो बुलेट्स फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस उतना को ध्यान रखो, आपका सारा एमसीक्यू कवर होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। टॉपिक का नाम क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके पहले तुमसे थोड़ा सा डिटेल्स में तुमसे बात करके समझते हैं बारे। देखो लॉ बनता है कभी और, लॉ बनता है मतलब कि फॉर्म्ड कभी और डेट पे होता है, बट लागू कभी और डेट पे होता है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब सर, मतलब कि ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि देखो लॉ बनाने का जो टाइम पीरियड है, सपोज लॉ आज बना, तो लॉ आज ही से लागू होगा ऐसे जरूरी नहीं है। लॉ आज बना है बट लॉ लागू कभी और होगा, लॉ का लागू कभी और होगा। ऐसा पॉसिबल है, हाँ सर ऐसा ही होता है, इंडिया में है हम लोग, लॉ बनता कभी और है, लागू कभी और होता है। तो याद रखिएगा, लॉ बनता है
इसको बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट। कौन सा डेट बताओ? इनएक्टमेंट डेट। एग्जाम में इनएक्टमेंट आए तो समझ जाना कि बनाना वाला पूछ रहा है। एप्लीकेबिलिटी पूछे तो समझ लेना कब से लागू हुआ है ये पूछ रहा है। मान लो लॉ मान लीजिए आज बनाए, लॉ लागू के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो जब बना था उसको बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट, और जब लागू होता है उसे बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी डेट। ध्यान रखना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, एक बात बताइए। एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग कई बार यूज करते हैं, अपने दोस्त लोग के साथ भी हम लोग बोलते हैं भाई चल 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 कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा क्या मेरे साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग कई बार अपने पूरे डेली लाइफ में कई बार बोले होंगे, कई बार सुने होंगे, बट अपने को जानते नहीं है लॉ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कोई मेरे साथ धोखा कर दिया तो उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम लीगली क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा चीज पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे को प्रॉमिस किया कि चल मूवी चलेगा क्या, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ चल चल मूवी चलते हैं। वो क्या क्या मेरा टिकट कटा लिया और हम उसके साथ मूवी देखने नहीं गए, तो सर क्या होगा आगे? आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा कि क्या वो मेरे ऊपर या फिर मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। बस यही सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है। देखिए सबसे पहले बात करें एकदम बेसिक चीज, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। या देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है कब सर? बना है 25 अप्रैल 1872 में। सर 1872 सही सुन रहे हैं? हाँ 1872। पहला एमसीक्यू कवर कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से एक्ट में गवर्नड है, तो याद रखना 1872। सर मतलब 1872 मतलब कि सर उस समय की बात है जब ब्रिटिश लोग था। हम बोले हाँ उस समय का लॉ है ये ब्रिटिश लॉ है। अच्छा मतलब सर ये तो लॉ तो अपने इंडियन गवर्नमेंट बनाया भी नहीं होगा। नहीं सर इंडियन गवर्नमेंट बनाया भी नहीं होगा। सर गांधी जी बनाए थे क्या? नहीं भाई गांधी जी कैसे बनाएंगे, गांधी जी का जन्म आपको शायद याद होगा 1869 था। 3 साल के थे बस, वो 3 साल के थे जब ये लॉ लागू हो चुका था इंडिया में। 3 साल के बच्चे थे सर गांधी जी, हाँ 3 साल के थे तब लॉ लागू हो चुका था। अच्छा सर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ, मतलब लागू हुआ मतलब लॉ कौन बनाया होगा सर? लॉ बनाया होगा कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग बनाया सर। तो ये सर लॉ अंग्रेज लोग बनाया मतलब इंग्लैंड का जो लॉ होगा वही होगा। बोले हाँ। ये एक लॉ की खासियत ये है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में यदि आप पढ़ोगे इस एक्ट में पूरे के पूरे नियम कानून में जो लॉ पढ़ोगे ना, यही सेम लॉ अपना अंग्रेज लोग इंग्लैंड में भी सेम चीज लॉ लागू को लागू किया है। मतलब यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब कि यहाँ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो तो तुम्हारा इंग्लैंड का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो याद रखना ये बनाया कब गया था लॉ? ये लॉ बनाया गया था 25 अप्रैल 1872 में। 25 अप्रैल 1872 में पहली बार लॉ को बनाया गया था। इसलिए बोला था फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब होता है इनैक्टमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब फॉर्म्ड हुआ, तो 25 अप्रैल होगा। बट याद रखना जब बोलेगा कि कब कम इनटू द फोर्स मतलब कि एप्लीकेबल कब से हुआ, ध्यान रखिएगा उसका डेट अलग है। सर उसका डेट क्या है सर? 1 सितंबर 1872। बट बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इज एप्लीकेबल फ्रॉम, आंसर होगा 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 में ये लॉ को लागू किया गया था। लॉ लागू हुआ था 1 सितंबर से, बट बना कब था? 25 अप्रैल से। आपको बेसिकली दोनों डेट याद रखना चाहिए, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी डिस्कस करते हुए जाऊंगा। आपके लिए एप्लीकेबल होगा क्या, इंपॉर्टेंट हो क्या? 1 सितंबर है। दूसरा सर, सर ये एप्लीकेबल कहां पे है सर? ये एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है सर, आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल नंबर 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर नहीं समझ में आया, बताते हैं। आपको पता है कुछ सालों पहले, कुछ सालों पहले इंडियन गवर्नमेंट का जो भी लॉ था वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि हमारे देश जब आजाद हुआ था तो देश आजादी के टाइम पे हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर किया था वहां के राजा के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी लॉ आपके ऊपर लागू नहीं होगा, आपका अपना कानून होगा, आपका अपना लॉ होगा। ये सब हम लोग वहां पे लिख के रखे थे। कहाँ पे सर? जम्मू एंड कश्मीर के अपने संविधान में। ओके सर। तो अभी तक 4-5 साल पहले यदि मैं बात करूं, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग यही पढ़ते थे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के सारे कोने में एप्लीकेबल है, बट जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल नहीं है। बट याद रखिएगा आज के समय में मोटा भाई को याद रखिएगा। मोटा भाई कौन है सर? बताइए हमारे इंडिया का मोटा भाई कौन है? हमारे इंडिया का मोटा भाई
अमित शाह के चलते आज के समय में हम लोग ये कह सकते हैं कि ध्यान रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इज एप्लीकेबल टू, याद रखिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया क्योंकि आपको पता है 370, जब ये अमित शाह क्या किए थे, 370 आर्टिकल हटाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर मूवी बन चुका है। आपने मूवी देखा होगा तो देख लेना, देखा होगा तो मेरे को कमेंट में उसमें बताइएगा कि देखें आप। नेक्स्ट पॉइंट, it the acts must mostly deals with the general principle of rules and governing the contract। बेसिकली ये एक्ट किसके बारे में बात करता है, बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना दो आदमी के बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या क्या लॉ लागू हो सकता है, वो उस चीज के बारे में बात करता है। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप चाहो तो ये दोनों पॉइंट को काट सकते हो नीचे का, because it's a revision class, it's a marathon class, so definitely we will not take that particular topics जो कि अपना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैकग्राउंड। अब हम लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में जिसका हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वही 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 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही पांच मैजिकल वर्ड्स, तीन मैजिकल वर्ड्स आप सुने होंगे, आई लव यू, यहाँ पे पांच मैजिकल वर्ड्स है। एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या है बताओ, एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एक दो तीन चार पांच, पांच पांच वर्ड से बना हुआ, पांच मैजिकल वर्ड से बना हुआ डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर ये तो रटवार है सर, आप इसका मतलब बताइए, बताते थे। एन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले बताया गया, लॉ बताया गया कि अग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स किया जा सके, जिसके ऊपर केस किया सके, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सर नहीं समझ में आया, बताते हैं। देखो आपका मान लीजिए फ्रेंड आपको बोला कि भाई चलेगा क्या आज मूवी, बोला हाँ ठीक है चल चलते हैं। तुम्हारा जो फ्रेंड है पूरा का पूरा टिकट का दाम, टिकट वगैरह अपने पैसे से कटा लिया, और आप उसको धोखा दे दिया और आप मूवी देखने के लिए नहीं गए, तो क्या उसके लॉस हुआ सर? हाँ सर, बहुत सारा लॉस हुआ सर, उसके पूरे के पूरे टिकट का पैसा लॉस हो गया। क्या करेगा, आपको फोन करके अच्छा अच्छा जो अंदर का जो गाली होगा वो देगा आपको? तो क्या वो आपका दोस्त आपके ऊपर केस कर सकता है, देखिए सर ये दगाबाज लड़का है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने इसका टिकट कटा के रखा था और ये आया नहीं, क्या ये केस कर सकता है? नहीं सर, केस नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट्स जस्ट अ अग्रीमेंट, बिकॉज इट्स जस्ट अ अग्रीमेंट। बट मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए मैंने एक मूवी बनाया, ठीक है, मैंने कोई मूवी बनाया, उस मूवी को मैंने किसी थिएटर वाले को बोला भाई तुम अपने वहां पे लगाओगे ना, तो ध्यान रखना, तुमको यदि अपना मेरा मूवी तुमको यदि अपने थिएटर में चलाना है तो यू विल हैव टू पे 10 लाख रुपीज। आप मेरे को 10 लाख रुपए दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा मूवी का कंटेंट आपको दे देंगे, और आप चाहो तो उसको चला सकते हो कम से कम 4 हफ्ते। मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या मैं सपोज 10 लाख देने के बाद और मैं वो नहीं चलाया सपोज, तो क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ या फिर वो मेरे ऊपर केस कर सकता है? यस सर कर सकता है, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये भी तो एग्रीमेंट ही है सर। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है जब एक आदमी प्रॉमिस के दूसरा आदमी उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस है सर, वो एग्रीमेंट है। हम तुमको प्रॉमिस किए, तुम्हारा दोस्त तुमको प्रॉमिस करे चल मूवी चल, तुम बोला हाँ ठीक है चलते हैं, ऑफर दिया तुम एक्सेप्ट कर लिया, उसे बोलते हैं क्या? अग्रीमेंट। बट अग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि रियल में लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाया जाए, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डेफिनेशन क्या दिया गया? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। सर इसका डेफिनेशन कहां पे दिया गया होगा सर? इसका डेफिनेशन दिया गया सेक्शन में 2H में। सर ये क्या है? आपको पता है, आपने साउदर्न इंडिया, आपने आपने ये भी देखा होगा, क्या बोलते हैं, क्राइम पेट्रोल, तो आपने देखा होगा कि कोई भी अपराधी जब पकड़ाता है तो बोलता है लास्ट में आर्टिकल नंबर, सॉरी, धारा 420 के तहत उम्र कैद। वही धारा को बोलते हैं सेक्शन। धारा को क्या बोलते हैं बताओ? सेक्शंस। ये जो धारा होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को कौन से नंबर सेक्शन में डिफाइन किया गया? याद रखिएगा सेक्शन नंबर 2H में, 2H। ओके सर। नाउ एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बताया गया? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आई थिंक आपको सभी वर्ड का मतलब आपको पता है। देखिए मैं बात करूं एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया मैंने, बस सिंपल समझो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जिसको हम लोग प्रॉमिस बोलते हैं, ये प्रॉमिस ही अपने आप में क्या है? अग्रीमेंट है। और यही अग्रीमेंट को लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए उसे बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, यस सर, क्लियर है।
सर कौन एग्रीमेंट का भी डेफिनेशन दिया गया होगा बुक में? हाँ सर, देखो एग्रीमेंट का डेफिनेशन 2E में दिया गया है। डेफिनेशन क्या क्या दिया, कहाँ दिया गया बताओ? 2E में। इसका भी सेक्शन याद करना है सर। हाँ पूछेगा। एंड एग्रीमेंट का डेफिनेशन कौन से नंबर सेक्शन में दिया गया था? तो सेक्शन नंबर 2E में दिया गया था। बोला गया क्या डेफिनेशन, सुना है बार। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट? अग्रीमेंट। अब देखो एक बार, हर एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारा प्रॉमिस, एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारा प्रॉमिस जहां पे दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा है, उसे कहते हैं अग्रीमेंट। मतलब कि सपोज आपने तो आपके दोस्त ने आपको बोला था कि भाई सुन ना, चलेगा क्या मूवी? तो वो उसने क्या किया, एक प्रॉमिस किया, तुमने कि बोला हाँ चल चल चल, ठीक है चलेंगे। तो ये जो प्रॉमिस होता है इसको बोलते हैं प्रॉमिस। हाँ सर, ये प्रॉमिस हो गया जिस प्रॉमिस में दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा है। हमको भी मूवी देखना था, उसको भी मूवी देखना था, दोनों को फायदा था, इसके चलते ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब सिंपल बताया गया, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। या तो एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारा प्रॉमिस, या तो एक प्रॉमिस या तो बहुत सारा प्रॉमिस। जब एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? सर कंसिडरेशन का मतलब होता है फायदा। क्या होता है बताओ? फायदा। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फायदा। समझना है पर एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट? कंसिडरेशन। इज नोन एज व्हाट? एग्रीमेंट। सर हम लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ा। तो देखो एक बार, पढ़ने का तरीका देखो क्या होता है पता है? पढ़ने का तरीका ये होता है दोस्त, आप देखिएगा एक बार, मैंने आपको कैसे पढ़ाया देखो एक बार। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ाया आपको, तो क्या निकला सर? वहां से एक वर्ड निकला सर, एग्रीमेंट क्या होता है। फिर एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ाया तो वहां पे एक वर्ड निकल के आ रहा है, प्रॉमिस क्या होता है सर। ठीक है सर। आप जैसे होता है ना वो, रोज रोज होता है, रोज के पेटल्स को खोलते जाओगे तो रोज पूरा का पूरा खुलता जाएगा। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट, वैसे भी लॉ है। लॉ में से कोई एक चीज को पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़े तो निकल के आया एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट का मतलब निकल के आया। जब एग्रीमेंट को खोदे तो क्या वर्ड निकल के आया? प्रॉमिस। सर प्रॉमिस क्या होता है आप बताइए सर? प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मतलब जब कोई ऑफर दे, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर ले तो समझ लो प्रॉमिस हो गया। एक बंदा ऑफर दे, दूसरा बंदा उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसे क्या बोलते हैं? ऑफर हो गया, सॉरी ऐसे प्रॉमिस हो गया। देखो प्रॉमिस, सब कोई आप भी अपने बाबू सोना के साथ प्रॉमिस किए होगे। तो प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस प्रॉमिस एग्जैक्टली लॉ की भाषा में क्या कहते हैं? लॉ की भाषा में बोला जाता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आर नोन एज व्हाट? प्रॉमिस। तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट? एग्रीमेंट। प्रॉमिस क्या होता है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आइए 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 आइए, देखिए देखिए देखिए, ये मैंने ये पढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा दिया, एग्रीमेंट पढ़ा दिया। सब प्रॉमिस क्या होता है देखो। प्रॉमिस का मतलब क्या बताया मैंने? प्रॉमिस का मतलब सिंपल मैंने बताया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर एक बात बताइए, और भी खोदोगे क्या? हाँ देखो ना, अब यहाँ पे एक वर्ड निकल गया ना सर, ऑफर क्या होता है? सर एक्सेप्टेंस क्या होता है? अच्छा सर, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? अच्छा, ऐसे ही हम लोग भी पढ़ेंगे। हाँ ऐसे ही आप रिवाइज भी करोगे, ठीक है क्या? आइए समझिएगा, चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं बार। एक चीज मैं थोड़ा सा देख लूं। ठीक है, चलिए फटाफट से आप थोड़ा सा पहले ये बात, एक काम कीजिए आप, मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को पहले ये बात बताइए, क्या अभी तक आप लोग क्लियर है? अभी तक क्या आप लोगों का पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है? ये तीनों चीज क्लियर है क्या? मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को पहले बताइए, क्या इज दिस क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। क्या? चलिए तब क्लियर है यहाँ तक अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ लिए क्या? हम लोग पढ़ लिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए ऑफर का मतलब नहीं पढ़े बेटा, प्रॉमिस का मतलब पढ़ लिए सर। ऑफर का मतलब क्या होता है सर? ऑफर किसको कहते हैं? ऑफर का मतलब वही जो आप समझ रहे हो, वही जो आप समझ रहे हो वही ऑफर है। सर ऑफर का मतलब क्या होता था? ठीक ठीक से समझाइए, समझा रहे थे।
हम लोगों के एक्ट में ऑफर का डेफिनेशन बोला गया सिंपल। बोला गया when one person signifies to another one his willingness to do something or not to do something with the with the obtaining the assent of that others is known as what? Proposal। सर इतना हार्ड कुछ नहीं हार्ड भाई। मैं इसको इजी बनाता हूँ, देखो। ऑफर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखो कौन से सेक्शन में दिया गया। सेक्शन में दिया गया सेक्शन नंबर 2A में। कहां पर देगा बताइए? 2A में डेफिनेशन दिया गया किसका, ऑफर का मतलब क्या होता है, समझिएगा। सेक्शन नंबर 2A में ऑफर का डेफिनेशन दिया गया। बोला गया सिंपल कि सेक्शन 2A बोला कि ऑफर का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने दिल का बात किसी को व्यक्त करे। और ये जो दिल का बात जो व्यक्त करता है, इस बात में कुछ काम करने के लिए या फिर कोई काम ना करने के लिए हो, और ये सोच के करे कि सामने वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ऑफर है। सर एकदम नहीं समझ में आया, बताते थे तो। जब कोई इंसान अपने दिल का बात, क्या लिखा हुआ है, when one person signifies टू अनदर। सिग्निफाइज का मतलब होता है दिल का बात बताना। जब कोई एक आदमी अपने दिल का बात किसी और को बताता है, और वो क्या बताता है, वो बताता है कि कुछ करो या फिर कुछ कुछ ना करो, कुछ करो या फिर कोई कुछ ना करो, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। और ये सोच के करता है कि सामने वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड एसेंट दैट अदर्स, तो उसे कहते हैं ऑफर। सर नहीं समझ में आया। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरा बर्थडे आ रहा है 20 मई को। सर 20 मई में बहुत ज्यादा दिन है, चल इसको बर्थडे को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, 20 नवंबर को। 20 नवंबर को मेरा बर्थडे है, समझिएगा एक बार। 20 नवंबर को मेरा बर्थडे है। हम सभी अपने स्टूडेंट्स लोगों को बोले भैया आप लोगों से मैं पूछना, बताइए कि आप लोगों का जो फेवरेट जो है सेलिब्रिटी कौन है, बताइए किसको अपने साथ अपने बर्थडे में मेरे को बुलाना चाहिए। तो रिप्लाई मान लो आया श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे को बोला कि सर श्रद्धा कपूर को सर बुला लीजिए आप। बोले ठीक है चल बुला लेंगे सर, श्रद्धा कपूर मेरे बर्थडे में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या है कि सिंपल, हम बोले ठीक है श्रद्धा कपूर मेरे बर्थडे 20 नवंबर को आएगी। सर सब जगह हम बता दिए। आपने इवन मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भी मैंने वीडियो बना के मैंने डाल दिया। अब आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी जानते हो? ऐसा है देखो, अजीत सर फन क्लब। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम आईडी में भी जाके अपना एक वीडियो बना के मैंने वहां पे पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट में क्या डाला कि मेरा बर्थडे है 20 नवंबर को, और ये अनाउंसमेंट, ये मैं एक घोषणा करता हूं कि मेरा, आप चाहो तो आप चाहो तो 20 नवंबर को मेरा बर्थडे है। आप चाहो तो मेरे बर्थडे पे आ सकते हो, गिफ्ट लेके मगर आना है। ठीक है, 20 नवंबर को आ सकते हो। और मेरे बर्थडे पे कौन आ रही है पता है? श्रद्धा कपूर। ठीक है, ये अनाउंसमेंट मैंने पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया वाले सभी लोगों को बता दिया। और अब श्रद्धा कपूर को तो बुलाना चाहिए ना, श्रद्धा कपूर को ऑफर देना पड़ेगा ना, भैया आइएगा, भैया नहीं मतलब जो भी आइएगा। तो उसको हम कैसे उसको बुलाए, सोचो एक बार। तो हम क्या कि सिंपल, हम क्या कि इंस्टाग्राम गए, देखे श्रद्धा कपूर, मारे सर्च किए, श्रद्धा कपूर दिखा, उसका प्रोफाइल दिखा, ऑफिशियल प्रोफाइल दिखा, उसमें अच्छे खासे लोग उसमें फॉलोवर थे। मैंने सिंपल क्या किया, उनको मैसेज कर दिया, सुनिए ना, 20 नवंबर को मेरा बर्थडे है, आइएगा। अब बताइए मेरे को, क्या ये मैंने ऑफर किया? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, क्या मैंने ये ऑफर किया? मैंने सिंपल श्रद्धा कपूर के ऑफिशियल मैसेज, मैंने क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के आईडी में मैंने जाके मैसेज किया कि मेरा बर्थडे है 20 नवंबर को, आप आइएगा। मैंने एड्रेस में लिख दिया, इज दिस ऑफर? सर काय का ऑफर? सर ऑफर किस बात का? सर ऑफर तो है, दिल का बात मैंने बताया, आने के लिए बताया कि टू डू समथिंग, सर आइए, मैम आइएगा हमारे यहाँ पे। तो क्या ये ऑफर है? सोचो एक बार। इज दिस ऑफर? कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, इज दिस ऑफर? इज दिस ऑफर? नो सर, इट्स नॉट ऑफर। बिकॉज यहाँ पे मानता हूं मैं दिल का बात बताया हूं, मैं ये भी मानता हूं कि कुछ करने के लिए बताया हूं। बट सर एक बात बताइए, क्या मेरे को लगता है, क्या आपको लगता है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा? क्या श्रद्धा कपूर एक्सेप्ट कर लेगी मेरे ऑफर को?
नहीं, जब हम ऑफर करते वक्त मेरे को पता था कि श्रद्धा कपूर एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम उसको ऑफर नहीं बोल सकते। ऑफर का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिमसेल्फ, मतलब एक आदमी अपने दिल का बात किसी और को बताता है, टू अनदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विद द एसेंट डेयर टू, ये सोच के कि सामने वाला पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसे बोलते हैं ऑफर, अदरवाइज वो ऑफर नहीं है। आई थिंक आपके माइंड से पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा ऑफर का मतलब क्या होता है। ओके सर। तो ऑफर का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी दिल का बात किसी दूसरे आदमी को बोलता है, कोई काम करने के लिए, फिर कोई काम ना करने के लिए, और ये सोच के बोलता है कि सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसे बोलते हैं क्या? ऑफर। मैं सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ाता हूँ। अब जब लॉ पढ़ोगे, जब आप सीए फाउंडेशन में जब जाओगे क्लास 12 के बाद, तो आप लॉ हमारे से क्लासेस कर सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल रेट में। और मैं इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ लॉ, और भी डिसेंट डिसेंट वे में। ठीक है, आइए समझते हैं। ऑफर का मतलब क्या था? पढ़ लिएगा सर, यहाँ पे सब चीज समझ में आया, मगर हमको ये नहीं समझ में आया टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? अब मान लो, मैं बताता हूँ, सपोज मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है, मान लो मेरा इसकी स्टूडेंट है आकाश। स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, पूरा 11 12 पढ़ाया, सीए फाउंडेशन पढ़ाया, अच्छा खासा पढ़ा, अच्छा स्टूडेंट था मेरा। क्लासेस करने के बाद जब पूरा उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वो क्या किया, मेरा सेंटर यहीं पे है, मेरा सेंटर यहाँ पे है हावड़ा में, आपको पता है सभी को मेरा सेंटर क्या है, हावड़ा इसी के बगल में। हावड़ा में वो क्या किया, एकदम बगल में क्या किया, एक सेंटर खोल दिया। बगल में एक सेंटर खोल दिया। हमको किस बात का डर है बता? हम बोले कि भाई देख आकाश, तुम बगल में जब सेंटर खोल देगा, तो क्या पता मेरे बच्चों को तुम टांग के लेके चला जाएगा। तुम आकाश को बुलाया, हम बोले सुनना, हम दिल का बात तेरे को एक बात बताना चाहता है। आकाश सुनना, हम तेरे को ना 1 लाख रुपए देंगे, बट आने वाला 5 साल 10 साल तक तुम यहाँ पे दिखना मत। प्लीज डोंट ओपन योर कोचिंग सेंटर बिसाइड बिसाइड माई कोचिंग सेंटर, मेरे कोचिंग सेंटर के बगल में आप कभी प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज कोचिंग सेंटर मत खोलिए। तो देखो, मैंने यहाँ पे आकाश को ऑफर दिया कोई काम ना करने के लिए, क्या ये भी ऑफर ऑफर है? हाँ सर, ये भी ऑफर ऑफर। यस सर, मतलब ऑफर का मतलब भी अब हम लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए चार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बार बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही 5 मैजिकल वर्ड, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्रीमेंट किसको बोलते हैं सर? देखो, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहा था सर? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 2H था, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? 2E था। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट? एग्रीमेंट। प्रॉमिस किसको बोलते हैं सर? प्रॉमिस सिंपल वर्ड होता है, प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर ऑफर का डेफिनेशन क्या है? 2A में ऑफर का मतलब क्या होता है? इफ वन पर्सन सिग्निफाइज हिमसेल्फ, मतलब अपने दिल का बात किसी और को बताता है, टू अनदर डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विद एसेंट डेयर टू, ये सोच के सामने पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसे बोलते हैं ऑफर। सर एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं? अब एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन दिया गया 2B में, क्या बोला गया? सिंपल बोला गया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, वो आदमी जिसको ऑफर दिया गया है, वो आदमी जिसको ऑफर दिया गया है, यदि वो, ये जो आदमी जिसको ऑफर दिया गया है, यदि वो अपने उस बात पे अग्री हो गया, एसेंट दे दिया कि चलो ठीक है मैं आपके बातों को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो समझ लेना कि एक्सेप्टेंस हो गया। सेक्शन नंबर 2B देखो, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर 2B क्या बोला है? व्हेन वन पर्सन टू हुम द ऑफर इज, ऑफर का मतलब, अच्छा ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल। सुने हो ना? आई विल प्रपोज हर, आई विल प्रपोज हिम, मैं प्रपोज करूंगा, आई लव यू, इट्स अ प्रपोजल, इट्स ऑफर। अब देखो एक बात, जैसे होता है ना, हम लोग बॉयज के ग्रुप में, मैं बताता हूँ, बॉयज ग्रुप में सपोज 4 5 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक लड़की को देखते हैं वो लोग। तो एक लड़की जो बहुत हाई फाई की होती है, जो उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, शी इज नॉट द वन, वो एक ऐसी लड़की है कि जो मेरे को भाव नहीं देगी, ऐसा होता है ना। तो लड़के लड़के ग्रुप में बोलते हैं हम लोग, मतलब मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने जरूर बोलता होगा। आप लोग बोलते हो कैसे? ए मत देख भाई, अपने बस की नहीं है, अपने बस की नहीं है। तो मैं यदि उसको देख रहा हूं, तो अपने जब बस की ही नहीं है, मेरे को पता है कि यदि मैं जाकर उसको प्रपोज करूंगा और वो मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो ऑफर नहीं है। ध्यान रखना, मैं बताता ना, विद एसेंट डेटो का एक और बेस्ट एग्जांपल था ये वाला। कि यदि मैंने, आप यदि किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, और इस लड़की को प्रपोज करते वक्त ये आपको पता है कि शी विल नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल्स, देन दिस इज नॉट एन ऑफर, ये प्रपोजल नहीं है। तो सिंपल समझो, ऑफर का मतलब प्रपोजल भी होता है। तो देखना क्या लिखा है एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, एक ऐसा आदमी जिसको प्रपोजल दिया गया था, सिग्निफाइज हिज एसेंट डेयर टू, वो अपने आप को सिग्निफाइज करते थे, दिल का बात बता दी कि ठीक है आपकी बातों पे हम एग्री करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं सर? ऑफर एक्सेप्ट हो गया। आई थिंक क्लियर होगा पूरा का पूरा। यस सर, पूरा का पूरा चीज क्लियर हो गया।
याद रखिएगा, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम व्हाट? प्रॉमिस। सर, हमने आपको प्रपोज किया और आपने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोगों का बन गया क्या? प्रॉमिस। क्या बन गया बताइए? ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है, कभी ना टूटने वाला ये प्रॉमिस है। यस सर, समझ गए। हम लोगों ने हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। सर आगे और क्या है सर? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। यस सर, आगे पढ़ाइए सर। याद रखिएगा, जो आदमी ऑफर देता है उसको ऑफरर कहते हैं। द पर्सन हु मेड एन ऑफर, द पर्सन हु मेड एन, मेड मतलब बनाना, द पर्सन हु मेड एन ऑफर इज नोन एज व्हाट? ऑफरर। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, वो आदमी जिसको ऑफर दिया गया था उसको बोलते हैं ऑफरी। ऑफरर, ऑफरी। आप लड़के हो तो ऑफरर, आप लड़की को प्रपोज कर रहे हो, इट्स अ ऑफरी। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अर जो है, अर ऑफर करने वाला या फिर प्रॉमिस करने वाला। ई प्रॉमिस जिसको दिया गया था उसको। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। आई थिंक आपके माइंड में सारा का सारा चीज क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या? यस सर। देखो क्या लिखा है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो बंदा ऑफर, और जो ऑफर प्रपोजल दे रहा है उसे बोलते हैं प्रॉमिसर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ऑफरर। और जिस बंदे को, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको पर्सन प्रॉमिस दिया गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ, ऑफरी या फिर प्रॉमिसी। किसी भी नाम से पूछा जाएगा। अच्छा, प्रॉमिसी जब वो पट जाए, जब वो लड़की एक्सेप्ट कर ले, उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? एक्सेप्टर भी कहते हैं। जब फिर सुनो, जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरी, ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया है उसे बोलते हैं ऑफरी। जब वो एक्सेप्ट कर ले जिसको बोलते हैं, वो क्या बन जाएगी बताओ? एक्सेप्टर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नाउ आई थिंक सर यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा यहाँ तक कवर करा दिया, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया हो। सर आगे और बताइए, आगे बताते हैं। सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, लॉ भाई ऐसे ही मजा आता है। मैं फिर भी मैं अभी बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं जब नॉर्मल क्लासेस लूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। बट अभी जो है समय की कीमत है, समय की बहुत कंस्ट्रेंट है, तो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। मेरी मजबूरी है भाई। देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है? व्हाट इज अ वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक अच्छे, वैलिड मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट तीन टाइप का होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बहुत कई टाइप का होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, कहते हैं ना वो आदमी वैलिड है भाई, अच्छा आदमी है। मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे? एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है खराब कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं उसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, कि सर वो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स तत्व है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वो ऐसे कौन कौन सा चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होना चाहिए, तब उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, तब उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लोग चाहिए, कम से कम दो। दो आदमी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन। क्या हम अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? सर कैसे सर? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। आप अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। मतलब यू हैव टू मेक योर कॉन्ट्रैक्ट विद अदर वन। मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट कम से कम दो आदमी। दूसरा, दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए सर? एग्रीमेंट होना चाहिए। दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए सर? एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा सर, दोनों पार्टी को इसमें कुछ फायदा होना चाहिए। याद रखिएगा, फायदा का मतलब समझते हो? दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा है, तभी वो एग्रीमेंट है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। दोनों में से कोई एक पार्टी को फायदा, एक पार्टी को कोई फायदा ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप विश्वास कीजिए, याद कीजिए, आपके पापा आपको बताए थे कि बेटा 10 क्लास खाली पास हो जा, आई विल गिव यू अ साइकिल, हम तुमको एक साइकिल देंगे। हम उसको एक साइकिल तुमको देंगे, या फिर हम तुमको 10,000 रुपए का इनाम देंगे, हम तुमको 15,000 का एक मोबाइल देंगे, हम तुमको 15,000 रुपए का एक मोबाइल देंगे। ध्यान रखिएगा, 15,000 रुपए का मोबाइल का वादा किए थे पापा। यदि आपका आपका यदि 60% से अबव आएगा, बेटा 60% से अबव यदि क्लास 10 में लाओगे तो आई गिव यू मोबाइल। पापा ये वादा किए थे। कैसे प्रॉमिस था? ये प्रॉमिस था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, रिजल्ट किसका आने वाला था सर? रिजल्ट आपका आने वाला था। रिजल्ट आपका आने वाला था सर। मोबाइल भी किसका मिलता सर? आप ही को मिलता सर। पापा को क्या फायदा सर? पापा को बस इज्जत का फायदा है। आ, हम लोग मतलब लोग ऐसे कहेंगे, शर्मा जी का बेटा 60% लाया है, वर्मा जी का बेटा 60% लाया है, बस ऐसे ही लोग कहेंगे, बट एक्चुअल में देखा जाए तो पापा को कुछ फायदा नहीं है, इसके चलते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फायदा। आगे हम लोग नीचे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? फ्री कंसेंट। सर याद रखिएगा, दोनों पार्टी जो हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों पार्टी फ्री माइंड होने चाहिए। मतलब दोनों पार्टी का माइंड क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। किसी टाइप का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तुमको धमका के पूरा का पूरा प्रॉपर्टी तुमसे ले ले रहे हैं। धमका के लिया गया प्रॉपर्टी। फ्री मतलब होता फ्री। कंसेंट का मतलब होता माइंड। ध्यान रखना, कंसेंट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया, माइंड। सिंपल समझना, माइंड। किसी भी चीज का माइंड, दोनों पार्टी का जो माइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्टी,
नेक्स्ट, कंपेटिशन ऑफ द पार्टी, याद रखिएगा, दोनों पार्टी जिसके साथ कॉन्टेक्ट हो रहा है, दोनों पार्टी कंपीटेंट होना चाहिए। कंपीटेंट मतलब होता है योग्य। सर दे शुड बी योग्य। योग्य का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक होने चाहिए सर। बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, आप पागल आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। उसको बोलते हैं कंपीटेंट होती। कंपीटेंसी होती पार्टी का मतलब ये होता है कि पार्टी क्या होना चाहिए, कंपीटेंट होना चाहिए और योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पीछे जो उद्देश्य है ना, वो बहुत लीगल होना चाहिए। मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट, रेप करने का कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, याद रखिएगा दोनों पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो दो तरीके का रिलेशनशिप होता है। कोई भी दो पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप होता है दो तरीके का, एक होता है सोशल, एक होता है लीगल। अब सोचिए एक बार, एक बच्चा, आपको आपके साथ मैंने बताया, मैं आपको पूरे के पूरे अकाउंटेंसी मैंने आपको फ्री में पढ़ाया है, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सारा मैराथन मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, और आगे भी पढ़ाता रहूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ। आपको मैं सेकंड सेमेस्टर में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा। बट एक बात बताइए, क्या मैंने आपसे कोई चार्ज लिया? नहीं सर। क्या आप सेकंड सेमेस्टर्स में बहुत कम अफोर्डेबल रेट में क्या आप क्लासेस करना चाहोगे हमारा? यस सर, एकदम करना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर। मैं सेकंड सेमेस्टर में मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन फेस टू फेस सब, और वो भी कम रेट में, बहुत कम रेट में। एक वीडियो में बनाऊंगा मैं, अभी फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। मैं बताऊं आपको, ऑनलाइन पूरा का पूरा कितना में मिलेगा पता है आपको? कॉमर्स का 400 रुपये में। 400 रुपये पर मंथ में आप पूरा का पूरा कॉमर्स की क्लासेस को कर सकते हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो सीएलपी हो, चाहे वो कॉस्टिंग टैक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका बीएसटी हो। सारा का सारा सब्जेक्ट हम लोग यहीं पे फ्री ऑफ, ये 400 रुपये पर मंथ में आपको पढ़ाएंगे। सर फिर भी महंगा है, मैं बताऊं आपको, अक्टूबर महीने में जिसमें दुर्गा पूजा है, मैं आपको आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ, मात्र 200 रुपया। मात्र 200 रुपया आप दे के क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा क्लासेस को खरीद सकते हो। मतलब अक्टूबर महीने में सिर्फ 200 रुपये लगेगा, हाँ सिर्फ 200 रुपये। ये 200 रुपये किस लिए है सर? दुर्गा पूजा बस छूट है सर, दुर्गा पूजा के लिए बस। ये सर कब का वैलिडिटी है, सारा का सारा डिटेल्स मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप जरूर से देखिएगा। मैं आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड सेमेस्टर धांसू होने वाला है, और मैं उसमें सारा का सारा नोट्स देने वाला हूँ। समझो, उस 400 रुपये में मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ। पूरा का पूरा नोट्स होगा, पूरा रिविजन होगा। इवन आप देखोगे उस पूरे के पूरे ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे करते हैं, उनका फायदा क्या है पता है? उनका फायदा ये है कि बच्चे जब ऑनलाइन में से क्लासेस करेंगे ना, वो जो वीडियो रहेगा वो अनलिमिटेड टाइम तक, एग्जाम तक कई बार देख सकते हैं। उनको कहीं भी डाउट होएगा ही नहीं सर। हफ्ता से 10 दिन के अंदर में एक हम लोग लाइव सेशन रखेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सेकंड सेमेस्टर का क्लासेस करके देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कभी पछताओगे नहीं। इसीलिए हम लोग अक्टूबर महीने में आपको मैं मात्र 200 रुपये देने के लिए बोला। 200 रुपये का तो आप जुआ खेल ही सकते हो सर। 200 रुपये आप दे के देखिए कि आपको मैंने क्या सर्विसेज दे रहा हूँ मैं, किस लेवल का हम लोग सर्विसेज आप लोगों को दे रहे हैं, किस लेवल का पढ़ाई आप लोगों को दे रहा है। पूरा कॉमर्स हम लोग 400 रुपये में आपको दे रहे हैं, ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। हालांकि डिटेल वीडियो जब आएगा तब आप अच्छे तरीके से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो, हम लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप वो क्या है, लीगल रिलेशनशिप है। मैंने आपसे यदि पैसा चार्ज किया तो वो लीगल रिलेशनशिप है, बट मैं यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सोशल रिलेशनशिप है। तो किसके अगेंस्ट में केस करोगे सर? लीगल रिलेशनशिप के अगेंस्ट में केस कर सकते हो। आपसे मैंने फीस ले लिया और मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आप भी कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ते होगे तो आपको पता होगा। आपकी जगह पे पूरा का पूरा अकाउंटेंसी पढ़ाया गया, बीएसटी पढ़ाया गया दिन दिन भर, बट आपको सीएलपीए सब उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट को पढ़ाया ही नहीं गया। छोड़ो वहां पे और ज्वाइन करो हमारे क्लासेस को। आप यदि ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे करो, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो फेस टू फेस, हावड़ा में आइए। हावड़ा में हमारी क्लासेस चल रही है, वहां पे आके कीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है। और इस बार से सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे हमारे पास फेस टू फेस करेंगे ना, वो फेस टू फेस का पता है क्या क्रीम है? क्रीम ये है कि वो फेस टू फेस मेरे क्लासेस के साथ साथ पूरा का पूरा वीडियो बैकअप उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो ऑनलाइन जो बच्चे क्लासेस करते हैं, उनका पूरा का पूरा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलने वाला है, जो फेस टू फेस करते हैं। तो फेस टू फेस में बच्चा का फायदा क्या है कि सर यदि आप एक भी क्लास एब्सेंट करोगे, वो क्लासेस एब्सेंट का कोई मतलब ही नहीं है सर। जितना भी क्लास एब्सेंट करो, सारा का सारा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर। तो मतलब डबल फायदा है सर फेस टू फेस। सर फेस टू फेस का फीस क्या है? नॉर्मल फीस जैसा होता है मार्केट का, 600 रुपया। आपका यदि इकोनॉमिक्स नहीं है, यदि आपका इकोनॉमिक्स है तो 700 रुपया पर मंथ, एकदम सिंपल है। फेस टू फेस का एकदम जो रेट है वो, बट फेस टू फेस में फायदा क्या है सर? फेस टू फेस तो एकदम मजा ही कुछ और है, इन्वायरमेंट कुछ और है। और फेस टू फेस का एक और मजा पता क्या है? एक और मजा वही वीडियो बैकअप, पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कहीं से भी कोई क्लास यदि एब्सेंट करोगे तो भी आपको पूरा का पूरा वीडियो है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, रगड़ देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। आइए, तो इंटेलेक्चुअल पॉइंट लीगल एसेस आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्चुअली परफॉर्मेंस करने लायक हो। कहने का मतलब ये है सर
मैं यदि आपको बोलूं कि आप मेरे को अपना मोबाइल दे दीजिए, ताजमहल मैं आपको दे दूंगा, क्या ये पॉसिबल है सर? नहीं सर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। सर समझ गए, मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे जो एक्चुअली पॉसिबल टू परफॉर्म हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं नहीं बोल सकते, इसको बोलते पॉसिबिलिटी ऑफ। ठीक है, आगे बढ़े सर, आगे आइए। नेक्स्ट सर, ऑफर कितने टाइप का? अच्छा, ऑफर के पहले मैं थोड़ा सा दो तीन चीज और पढ़ा दूं, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं शायद लंबा खींच रहा हूँ, आई थिंक उतना खींचना नहीं चाहिए अपने को, जल्दी खत्म करते हैं, आओ। वॉइड एग्रीमेंट किसको कहते हैं? वॉइड एग्रीमेंट किसको कहते हैं, समझिए। वॉइड का मतलब होता है, समझ लो, जिसको हम लोग केस, जिसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते, जिसको सीजेस टू बी इनफॉर्सिबल। देखो, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, नॉट इन्फोर्सिबल जिसको हम लॉ के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते, नॉट इन्फोर्सिबल मतलब होता है इसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं क्या? वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़े, जिसको हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ को बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? देखो, देखो सर, दोनों का एग्जांपल बताइए ना, मैं बता देते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड, वॉइड वॉइड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, मैंने आपको वादा किया कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा 4 महीने में खत्म हो जाए। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बताया आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जनवरी के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, आपको मार्च में पूरा का पूरा एग्जाम है, फरवरी पूरा का पूरा रिवीजन में जाएगा और मॉक टेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए फिर, आइए देखिए। तो मैंने सपोज आपको वादा किया कि सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस आपका जनवरी तक खत्म कर दूंगा, ये मैंने आपको वादा किया है। आपने उस वादे के नाम पे आपको आपने पेमेंट किया है और आप क्लासेस करना स्टार्ट कर दिए हो, तो इसको बोलते हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप यदि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, यदि आप यदि फीस नहीं दे पाए, तो मैं या फिर आप एक दूसरे के ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं। बट एक चीज समझो, बट एक चीज समझिएगा, एक चीज क्या है सर, समझते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए मैं ड्राइंग बनाता हूँ, क्या बनाता होता हूँ? ड्राइंग बनाता हूँ। आप मेरे पास आए, बोले कि सर मेरा एक ड्राइंग बना दीजिए, मैंने क्या किया, कैनवस निकाला और मैंने ड्राइंग बनाया, बस यहाँ तक बनाया था, उसके बाद फिर मैं मर गया। आपसे मैंने एडवांस ले लिया था 40,000 का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए, क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मेरा ड्राइंग पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए? सर मैं तो मर गया हूँ ना सर, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से वैलिड था, अब मर जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? वॉइड बन गया। इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अगेंस्ट में अब केस नहीं कर सकते आप। इसको बोलते हैं क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपके माइंड में क्लियर है। मतलब जिसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते, पिछला अगला मर गया है, अगला पागल हो गया है, सर केस कैसे करेंगे सर? तो उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं समझते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझना है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, सिंपल समझना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना ही वैलिड है ना ही वॉइड है, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जांपल बताइए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको, जैसे मान लो मैंने आपके आपके पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को थोड़ा समझते हो, गोली 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 रखा और मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपसे हथिया लिया। तो ये जो मैंने किया है, आप निकलोगे, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मेरे को डर के मारे आप क्या किए, सिग्नेचर कर दिए कागज में, तो मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी क्या लिया, अपने नाम पे ले लिया। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट में जाकर क्या बोलोगे, सर ये कागज जो है ना, ये फर्जी है, मेरे को जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया था। और मैं क्या बोलूंगा, नहीं नहीं सर, मैंने तो खरीदा था। तो देखो, मैं बोल रहा हूँ ये कागज वैलिड है, आप बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, वॉइड है। मैं बोल रहा हूँ वैलिड, आप बोल रहे हो वॉइड, मैं बोल रहा हूँ वैलिड, आप बोल रहे हो वॉइड, मैं बोल रहा हूँ वैलिड, आप बोल रहे हैं वॉइड। कोर्ट क्या बोलेगा, रुको 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 रुको, हम डिसाइड करेंगे। तो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं किया कि ये वैलिड है कि वॉइड है, इसे बोलते हैं क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल समझो, कोई भी धमका के या फिर किसी को डरा के देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जैसे वो क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, दूसरा पार्टी के ऊपर है, डिपेंड करता है, चुपचाप रह गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब तुम डर के मारे कुछ बोले ही नहीं, कोर्ट में गए ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बट कोर्ट में जाकर केस कर दिया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, समझना है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत कम है, बट सिंपल समझना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि नॉर्मली तो ठीक था, बट जिसमें टेक्निकल कुछ डिफेक्ट्स है, बस खाली यहाँ पे एक कीवर्ड ध्यान रखना, टेक्निकल डिफेक्ट्स, उससे बोलते हैं क्या, अनइंफॉर्सिबल। आपके एग्जामिनेशन में आने के चांस बहुत कम है। इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका मेन उद्देश्य किसी का मर्डर करना है, इनलीगैलिटी है, तो उसे बोलेंगे क्या, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपका माइंड में क्लियर हो गया सर। सर बहुत कुछ क्लियर हो गया सर, आइए समझते हैं आगे। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि मैं शायद लंबा खींच दिया आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी उनी पी के आता हूँ। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, मैंने तो पानी पी लिया। ठीक है, चलिए आइए। टाइप्स ऑफ ऑफर, आप लोगों ने वीडियो शेयर किया होगा, आई थिंक मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कई टाइप का होता है। देखो, जब मैं खड़ा हुआ और मैं बोला, सुनना भाई, ये पेन जो भी चाहे, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, काला हो गोरा हो, लंबा हो नाटा हो, कोई भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। आप 10 रुपया दो और इस पेन को लो, इसको बोलते जनरल ऑफर।
जनरल ऑफर इज ऑफर विच इज गिवन टू द पब्लिक, पब्लिक में से किसी को भी देते हैं, उसे बोलते हैं क्या, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा सर, कोई भी, पब्लिक में से कोई भी आदमी चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। देखो क्या लिखा है, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, पूरे पब्लिक को जो ऑफर देते हैं बहुत बड़े लेवल पे, उसे कहते हैं क्या सर, जनरल ऑफर। सर एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट, पब्लिक में से कोई भी आदमी चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं क्या, जनरल ऑफर। सर स्पेसिफिक ऑफर किसको बोलते हैं सर, स्पेसिफिक ऑफर इज ऑफर विच इज गिवन टू द स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक कम्युनिटी। ये आई लव यू, मैंने आपको प्रपोज किया है तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेशल ऑफर है। ये मैंने ये नहीं बोला कोई भी लड़की आए तो मैं उसको अपना गर्लफ्रेंड बना दूंगा, ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑफर किसको बोला जाएगा सर, स्पेसिफिक ऑफर इज ऑफर विच इज गिवन टू द स्पेसिफिक पर्सन। या फिर मैंने बताया कि सुनिए, जो भी लड़कियां, लड़कियों के लिए पेन 10 रुपया में, लड़कों के लिए पेन 8 रुपए में, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। मतलब स्पेसिफिकली कुछ लोगों को दिया जा रहा है, उसे बोलते हैं कि स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर है स्पेसिफिक ऑफर, दोनों का मतलब सेम होता है। और ये एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको ऑफर दिया गया था बस उसी में से कोई आदमी एक्सेप्ट करेगा। मैंने बताया लड़कियों के लिए 10 रुपया है, तो लड़कियां में से कोई भी आदमी चाहे तो, कोई भी लड़की चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। व्हेन द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन को बोलते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर। और स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। क्रॉस ऑफर किसको बोलते हैं, काउंटर ऑफर किसको बोलते हैं। होता है ना कभी कभी कि आप जिसको आपका जो क्रश है, उसका क्रश आप खुद हो, समझ में आया? आप किसी लड़की को पसंद करते हो क्लास में, और वो लड़की भी आपको बहुत पसंद करती है, तो आप बेसिकली गए उसको प्रपोज करने, बोले कि प्रिया या फिर स्नेहा जो भी है, आई लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ऐसा बोलिए आप। तब तक वो बोली अरे इवन आई वॉन्ट टू बी योर गर्लफ्रेंड, हम भी चाह रहे थे कि तुमको प्रपोज कर दे। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर, मतलब सेम टाइप का ऑफर, जब दोनों आदमी एक दूसरे को ऑफर दे उसे बोलते हैं क्या, क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है सर, मम्मी का एग्जांपल याद रखना। जब आप मम्मी के साथ यदि आप जाओगे ना किसी दुकान में सब्जी खरीदने, तो आप देखोगे मम्मी सब्जी के पास जाती है, तो सब्जी की दुकान में जाते हुए बोलते हैं कि बताइए तो भैया आलू कैसे दिए, तो दुकानदार बोलता है अरे भैया अरे आंटी 20 रुपए पर केजी, अरे भाभी जी 20 रुपए पर केजी। तो मम्मी क्या बोलते हैं सोचो तो एक बार, मम्मी बोलते हैं अरे पागल है क्या, 20 रुपए पर केजी, पागल है, 20 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी देगा तो बोल 5 केजी नाप दे। तो सोचिए बात, दुकानदार हिल जाता ना यार, क्या क्या बोली यार, 20 रुपए की जगह पे डायरेक्टली 4 रुपए। इसको कहते हैं क्या, काउंटर ऑफर। जब ऑफर के ऊपर दूसरा ऑफर दिया जाए उससे बोलते हैं क्या, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की खासियत यह है कि जब काउंटर ऑफर दे दिया जाए तो पुराना वाला ऑफर कैंसिल हो जाए। अब सोचिए बात, 20 रुपए वाला ऑफर कैंसिल हो गया ना सर, यस सर। देखो आइए क्या लिखा हुआ देखिए, when the offering offers to qualified acceptance of the offer subject to the modification of and variation, इतना मत समझो, मम्मी का खाली एग्जांपल समझता, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। वैलिड ऑफर का रूल्स क्या है, या नहीं, ऑफर क्या होना चाहिए, हमेशा सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब होता है क्लियर होना चाहिए, कुछ रूल्स। अच्छा, ऑफर देते वक्त कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑफर देते वक्त आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये मस्ट भी सर्टेन होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये डिफाइंड होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। आप जब ऑफर दो तो क्लियर कट बोलो कि क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो, या नहीं वैग्यू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैग्यू का मतलब होता है फालतू का ऑफर नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हो आप कि देखो मान लो मेरा बच्चा, मेरा कोई एक स्टूडेंट मेरे को बोला सर आप मेरे को पढ़ा दीजिए सर, सर मेरे को पढ़ा दीजिए, मेरे को सर 11 12 मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे पढ़ते थे सर समझ में नहीं आ रहा था, आपके पास पढ़ना है सर हमको। हम बोले ठीक है पढ़ लेंगे। तो वो हम लोग क्या देगा, बोले सर आपको हम इज्जत करेंगे। बोलो ये एक ऑफर होगा क्या, कि सर आप मेरे को पढ़ा दीजिए, हम आपको आपको इज्जत करेंगे सर। नहीं हो भाई, इज्जत मत कर भाई। इज्जत कर मतलब इज्जत कर, बट पैसे के साथ इज्जत कर, ज्यादा बेटर होगा। इसको बोलते हैं वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फालतू को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर ऑफर तभी है जब ये कम्युनिकेट हो जाए, याद रखने का। ऑफर को ऑफर कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप कम्युनिकेट करते हो। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, आज 5 साल से आप लटका रहे हो, आपने प्रपोज किया ही नहीं, तो क्या उसको ऑफर मानोगे, क्या आपने प्रपोज किया है, कभी प्रपोज किया ही नहीं, क्या आप उसको प्रपोज मानोगे, नहीं सर। तो ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसको जिस बंदे को ऑफर दिया गया था देना है, उसको आपने कम्युनिकेट कर दिया, उसको आपने बता दिया। अच्छा, ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। ऑफर देते वक्त आप कंडीशन भी डाल सकते हो और कंडीशन नहीं भी डाल सकते हो। अच्छा, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग। अच्छा, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब देखो एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जहां पे व्यक्त करना पड़े,
आप ऑफर देते वक्त आप क्या करें, कुछ चीज को व्यक्त किए कि सर ऑफर देखिए देखिए देखिए, ऑफर जो है ना, मैं आपको इस पेन को 10 रुपए पर पर पीस में, पर पेन पे मैं आपको देना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर। सर जनरल ऑफर किसको बोलते हैं, सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं क्या, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर किसको बोलते हैं। आप कभी चाय की दुकान में के पास से जाके खड़े हो जाते हो ना, तो चाय वाला जो टपली में जो चाय बेचता है, लोग क्या करेंगे पता है, चाय भाड़ में डालते थे, पकड़ाने जाता है। आप वहां पे खड़े थे, आपने क्या किया, ऐसे हाथ ऐसे लटाया, उसे पकड़ा दिया, आपने चाय को पकड़ लिया। तो देखो वो जो ऑफर दे रहा है ये इम्प्लाइड ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर से कैसे, देखो अब अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खड़ा होकर सबको चाय दे रहा था, आप भी खड़े हो गए, तो अपने आप में वो ऑफर दे रहा है। वो आपसे बोला नहीं कि चाय पीजिएगा क्या क्या, नहीं सर। आप सब सपोज मान लीजिए बस स्टैंड में खड़े हो, ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो, बस स्टैंड पे खड़े हो, बस स्टैंड में कोई एक बस यहाँ से जा रहा है, ये बस यहाँ से यहाँ खुलता है, जैसे मान लीजिए 24 नंबर बस यहाँ से खुलता है, सियालदह जाता है। तो आप इस 24 नंबर बस में चढ़ोगे, तो 24 नंबर बस को बोलने का दरकार नहीं है कि चल 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 सियालदह चल, सियालदह चल चल, ए सियालदह 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 सियालदह, देखा कंडक्टर को बोलते हुए, ए सियालदह सियालदह सियालदह, ऐसे बोलता है लोग, ए हावड़ा 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 हावड़ा, ऐसे ऐसे बोलता है। अच्छा, वो बोलने का दरकार नहीं है, अपने आप में ये इम्प्लाइड ऑफर है। यदि आप जाके वहां पे बैठ गए, तो अल्टीमेटली ये इम्प्लाइड ऑफर है। समझ में आया जैसे, बताओ कंडक्टर का आवाज में अच्छे तरीके से निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, मेरे को बताना जरूर। इट मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ ट्रेडिंग द असेट ऑफ अदर पार्टी। मैंने ऑलरेडी बताया, ऑफर को ऑफर तभी मानोगे जब ये सोच के कर रहे हो कि सामने पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, सर ऑफर का रूल्स है तो एक्सेप्टेंस का भी होगा, हाँ एक्सेप्टेंस का भी होगा। एक्सेप्टेंस का रूल्स वही है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कौन करेगा, सर आप जिसको प्रपोज किए थे वही एक्सेप्ट कर सकता है कि कोई और भी एक्सेप्ट कर सकता है, सर वही एक्सेप्ट कर लेंगे ना। आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने किसी को प्रपोज किया, नीलम को, तो उसकी जो फ्रेंड सुनीता वो एक्सेप्ट कर ली, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जिसको ऑफर दिया गया था बस वही एक्सेप्ट कर सकता है, पहला रूल। दूसरा रूल, ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन इसके अंदर में नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, एक्सेप्टेड, ये किसी चीज का आप एक्सेप्ट किए हो तो एक्सेप्ट करते वक्त आपको क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड मोड। अच्छा, आपको यदि ऑफर दिया गया था और बोला गया था भैया यदि आपको ये एक्सेप्ट करना है तो आपको मेल करना पड़ेगा, तो मेल भी आपको करना पड़ेगा, मेल ही करना पड़ेगा, आप मैसेज करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, होता है ना कि भाई देख तेरे को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तेरे को हम ऑफर दे रहे हैं, ये ऑफर के जैसे होता है जॉब ऑफर, सुने होंगे। मान लीजिए आपको आपके आपका जॉब लग गया कहीं, मान लीजिए आपने मिलिट्री में जॉब लग गया, तो आपके पास ऑफर लेटर आता है ना, तो ऑफर लेटर में लिखा गया था कि यदि आप इस जॉब को चाहना चाहते हो, 22 तारीख को यहाँ पे पहुंच जाइए। आप 22 तारीख को वहां पे पहुंचने का बात छोड़ दो, आपने क्या किया, पहले मैसेज कर दिया, तो क्या इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे, नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि जिस मोड में ऑफर दिया गया था उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अच्छा, चुपचाप रह जाने का एक्सेप्टेंस है, हंसी तो फंसी, चुपचाप रह जाने का एक्सेप्टेंस है, नहीं सर। आप मान लीजिए आप मान लीजिए किसी को ऑफर दे, वो चुपचाप रहेगी। मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज किया, लड़की चुपचाप रहेगी, क्या आप उसको एक्सेप्ट मान लोगे, नहीं। लॉ कहता है मेली साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, अच्छा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अच्छा, कब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को रिवोकेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। या देखिएगा, पहला, या तो ऑफर देने के बाद लड़के को समझ में आया कि लड़की अच्छी नहीं है, तो उसको जाके क्या कर दिया, नोटिस देके बोल दिया भाई सुनना, हम जो तुमको प्रपोज किए थे ना वैसे ही मजाक में किए थे, झूठ बोले थे, प्लीज सॉरी। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, लैप्स ऑफ टाइम। मान लीजिए दिवाली धमाका ऑफर, मैंने जैसे अभी आपको लोगों को ऑफर दिया, सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए, दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म हो जाएगा वो ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम के दौरान एज ऑफर एक्सेप्टेंस को ये कर लेना। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, दुर्गा पूजा तक ही लास्ट डेट है, फटाफट से जाओ और इन्वॉल्व करवा लो। मेरे को नंबर करना कैसे है सर, मेरे को इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करना है कि सर आई वांट टू टेक सेकंड सेमेस्टर क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा का सारा चीज, सारा का सारा प्रोसीजर, सारा का सारा डिटेल बता देगा। नेक्स्ट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एंड प्रेसिडेंट्स। ये छोटे से ये तुम कोई कंडीशन था, उस कंडीशन को फुलफिल आप नहीं किए, या फिर दोनों में से कोई एक आदमी का डेथ हो गया, या फिर काउंटर ऑफर दिया गया तो पुराना वाला ऑफर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 5 6 पॉइंट का थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, कंसिडरेशन का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया था, फायदा। फायदा दोनों पार्टियों को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। अब इसका भी डेफिनेशन देखो, मैं याद करवा सकता हूँ, सीए फंक्शन के बच्चों को याद होगा, मैं पूरा का पूरा बच्चों को याद करवा देता हूँ, पूरा का पूरा ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। बट अभी 11th क्लास में अभी वो रिवीजन है, मैं उतना नहीं करा पाऊंगा, अभी खाली समझ लो। देखो क्या लिखा है, विन एट अ डिजायर प्रॉमिस। देखो कंसिडरेशन का मतलब सिंपल समझ लो, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा है। यहाँ पे खाली आपको ध्यान रखना है, जो कि एमसीक्यू में आ सकता है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ ना कुछ आपके रिटर्न में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितने टाइप का होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का तो समझते हो, जैसे मान लीजिए
आप जा रहे थे तो एक समोसा वाला जो सिंघाड़ा होता है ना, सिंघाड़ा समोसा वाला समोसा तल रहा था। तो आपने क्या किया, उसको 50 रुपए दिया, बोला भैया 10 समोसा निकाल कर रखे, हम आते हैं। तो आपने 50 रुपए दे दिया। तो आपने, अब देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, आपका फायदा क्या है, सिंघाड़ा मतलब समोसा, और उसका फायदा क्या है, 50 रुपया। तो आपने अपना फायदा उसको दे दिया है, मतलब उसका जो फायदा था उसको मिल चुका है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। मिल चुका है, एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जीक्यूटिव मतलब जो आप फ्यूचर में आपको 10 सिंघाड़ा मिलेगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है सर, आई थिंक क्लियर है। और वैसे पास्ट कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन ऑलरेडी क्लियर है आपको, तो मतलब बता दिया अभी। नेक्स्ट क्या हो रहा है देखो, कंसेशन का भी रूल है, हाँ सर। ये प्रोमिसर के अनुसार होना चाहिए। एक बात बताइए, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसके अकॉर्डिंग ही, उसके डिजायर के अनुसार ही, प्रोमिसर के अनुसार ही क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। ये पॉइंट है, और इसमें 4-5 पॉइंट है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अच्छा, ये ध्यान रखना, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं इसको भी एक कोड के जरिए मैं पढ़ाता हूँ, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई कैन नॉट गो विद दैट। बस सिंपल समझो, ये कभी आएगा भी नहीं आपके 11th क्लास में, चांसेस कम है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंसिडरेशन के बिना हो, कभी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोल सकते। तो मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दूंगा, इसको जरूर से आप घर पे रीड कर लेना है, हर बस इस पॉइंट को रीड कर लेना। इसका मैं कोड बता दे रहा हूँ। कोड ये था कि बचपन में जो टाइम पास के लिए लव किया था, उसमें जो गिफ्ट में बेल मिला था, उसको एजेंसी के जरिए, सॉरी, उसको एजेंट के जरिए ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दो। ये मैंने एक कोड बनाया था, इसके कोड के जरिए ये सब पॉइंट आपको याद रहेगा। बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं यहाँ पे इसको कवर कर पाऊँ। बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे, वे कल मैं जब मॉर्निंग में आपसे डाउट सेशन में मैं लूंगा ना, तो आप मेरे से इसको पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक्सप्लेन, ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में, नहीं आना चाहिए, ठीक है। आइए, अब ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है हमारे पास, बस 2 पेज का है, 2 पेज को खत्म करके जल्दी अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और एमसीक्यू का इंतजार करते हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है कि सर कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए सर। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि बताइए कि सर किसके किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या फिर कौन कौन बंदा है जो कैपेसिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक। तो याद रखना, 3 आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना वैलिड माना जाएगा। 3 आदमी के साथ, एक जो बंदा माइनर नहीं है, एक बंदा जो बच्चा नहीं है, मतलब 18 साल से कम नहीं है, मतलब मेजर है। दूसरा, एक बंदा एक बंदा जो साउंड माइंड का है, कम से कम अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए सर, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जो कि जिसको लॉ की भाषा में लॉ को स्पेसिफिकली अलग से डिस्क्वालिफाइड नहीं दिया गया है। 3 आदमी के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। पहला, जो माइनर नहीं है। अच्छा, जो माइनर नहीं है मतलब मेजर है, जिसका एज 18 साल से ऊपर है, उसे कहते हैं मेजर। तो किसके किसके साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, 3 आदमी के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। मेजर 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 के साथ बना सकते हो, साउंड माइंड के साथ बना सकते हो, जो अच्छा माइंड का हो, मतलब माइंड जो है पागल ना हो। और तीसरा, जिसको स्पेसिफिकली लॉ में अलग से डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया है। देखो, सेक्शन 11 बोलता है कि एवरी पर्सन कंप्लीट टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज अटेन्ड एज ऑफ मेजोरिटी। पहला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कल बस याद करने लायक, मैं जो बता रहा हूँ समझ लो। जिसका एज ऑफ मेजोरिटी हो गया, मतलब जो माइनर नहीं है। दूसरा, अनसाउंड माइंड नहीं है, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए सर। अनसाउंड माइंड मतलब पागल, जो रास्ते जो रास्ते में खड़ा हो, वो अनसाउंड माइंड है। साउंड माइंड मतलब जो सही है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई एनी लॉ, ठीक है। ध्यान रखना, बस 3 आदमी को ध्यान रखना। मतलब किसके किसके साथ नहीं बना सकते, मेजर के साथ बना सकते हैं, मतलब किसके साथ नहीं बना सकते सर, माइनर के साथ नहीं बना सकते। अच्छा, अनसाउंड माइंड गलत लिखा है। जो बंदा अनसाउंड माइंड है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और जिसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया उसके साथ नहीं बना सकते, या इतना जो जिसको नहीं किया गया उसके साथ बना सकते, जिसके साथ किया है नहीं बना सकते। अब देखो, माइनर का साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा सर, याद रखिएगा, सिंपल समझिएगा। यदि आपने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा वॉइड एब इनिशियो। क्या माना जाएगा बताओ, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है सर, शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। द लॉ स्टॉपेल्स डज नॉट, ये भी थोड़ा सा कट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है ये सब पॉइंट को थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है, अनसर्टेन के साथ कॉन्टेक्ट बनाए तो कॉन्टेक्ट क्या बन जाएगा सर, वॉइड माना जाएगा। कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है सर, अरे अच्छा, किस किस आदमी को डिस्क्वालीफाइड, देखो लॉ में कुछ कुछ लोगों को बोला कि भाई इसके साथ कॉन्टेक्ट मत बनाना। वो कौन कौन है सर, पहला है एलियन एनिमी। सर ये क्या होता है सर, एलियन जादू, वही एलियन, हाँ वही एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, देखिए, एलियन एनिमी, एनिमी मतलब होता है दुश्मन से, क्या ऐसा दुश्मन जो कि एलियन है सर, सर नहीं समझ में आया, बताते हैं।
जिसे मान लो इंडिया का पाकिस्तान के साथ एकदम बन नहीं रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ नहीं बन रहा है, तो पाकिस्तान हमारे लिए क्या है? एनिमी है सर। पाकिस्तान हमारे लिए क्या है सर? एनिमी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन है सर, दुश्मन। तो दुश्मन में के कंट्री में रहने वाले जो देशवासी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले जो देशवासी हैं, उसे कहते हैं एलियन, एनिमी लॉ की भाषा में। अच्छा, मतलब कि यदि पाकिस्तान के साथ आपका सही नहीं बन रहा, तो आप भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी अपने उस लोग जो एक्चुअल में कौन है, एलियन एनिमी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। मतलब जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का नहीं बन रहा, तो पाकिस्तान के वासी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, वैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। दूसरा था फॉरेन सोवेनियर। अब ये क्या होता है पता है? दूतावास आप देखे होगे, बजरंगी भाईजान। आप उसमें बजरंगी भाईजान में आप देखे होगे कि बजरंगी भाईजान में वो जाता है ना मुन्नी को लेके एम्बेसी में, वो एम्बेसी के जो लोग हैं उनको बोलते हैं फॉरेन एम्बेसडर, समझ लो। कॉन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स मतलब होता है जो बेसिकली जेल में है, जिसको बेसिकली किसी न किसी गिल्टी में, किसी न किसी पाप में, किसी न किसी पनिशमेंट में उसको उनको मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज चल रहा है, ठीक है। इंसॉल्वेंट मतलब जो कंगाल हो गया, इसको कोर्ट कोर्ट बोल दिया भाई कंगाल है, इसके पास एसेट्स नहीं है, इसके पास लायबिलिटी ज्यादा है। और इसका कंपनी स्टेटरी बॉडी मतलब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, स्टेटरी बन सकते, बना सकते, ये तो देखो अलग चीज है। ये आप लास्ट वाला कोड कब कट कर सकते हो। नेक्स्ट सर, फ्री कंसेंट किसको बोलेंगे सर? फ्री कंसेंट याद रखना, कभी भी किसी को बोलेंगे कि फ्री फ्री माइंड हो रहा है, फ्री माइंड तब बोलेंगे जब उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। और प्रेशर को लॉ की भाषा में क्या क्या बोला गया देखो एक बार। बोला गया लॉ में सेक्शन 14 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को फ्री तब बोलेंगे जब ये पांचों में से कोई भी एक भी ना हो। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पांचों में से किसी भी एक चीज को ना हो, तो उसे बोलेंगे कि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्री है। सर पहला, कोअर्सन ना हो। सर कोअर्सन का मतलब क्या होता है? कोअर्सन का मतलब होता है या तो करना, या तो मारना, या तो मारने के लिए धमकी देना, या तो मारना या तो फिर मारने के लिए धमकी देना, या तो मारना या तो फिर मारने के लिए धमकी देना, उसे बोलते हैं कोअर्सन। मान लीजिए मैंने आपको अपने गन पॉइंट में मतलब गन दिखा के आपके पूरे प्रॉपर्टी को मैंने अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपके साथ कोअर्सन किया है। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर आप मेरा ये काम नहीं कीजिएगा तो मैं लटक जाऊंगा। देखो कोवर्सन में मैं तुमको बोल रहा हूं कि देखो सिग्नेचर नहीं करोगे तो उड़ा देंगे, इसको बोलते हैं कोवर्सन। और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखो 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 देखो, होता है कई सारे घरों में आप देखोगे कि ऐसा होता है। सुनिए ना, आपने मुझको वादा किया था कि आप एनिवर्सरी में मेरे को 9 लाख रुपए का हार देंगे, और आपने यदि ये वादा नहीं निभाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा पता है? ध्यान रखिएगा अंडू इन्फ्लुएंस लगा देंगे उस मतलब कहने का मतलब ये है, यदि ये 9 लाख रुपए का हार नहीं देंगे तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मैं तो आपको कुछ नहीं करूंगी, मैं करूंगी क्या? मैं खुद लटक जाऊंगी। मतलब यहाँ पे इमोशनल अत्याचार, 1 2 3 4 गाना सुने हो लोग? इमोशनल अत्याचार वो गाना होगा तो बहुत अच्छा गाना है मेरे लिए। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेसिकली किसी को इमोशनली इमोशनली हार्ट करना। देखो यहाँ पे आप दूसरे को मारने का धमकी दे रहे हो, यहाँ पे आप अपने आप को मारने का धमकी दे रहे हो, इसको बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस। नीचे पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है फ्रॉड। फ्रॉड कभी फ्री कंसेंट नहीं हो सकता। मिसइमिटेशन, मिसइमिटेशन का मतलब क्या होता है? ये देखो क्या है, क्या है मेरे बच्चों? बोलिए। सर ये तो रिमोट है ना, ना ना ना, ये मोबाइल है। इसको बोलते हैं मिसइमिटेशन। मतलब किसी चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करने को बोलते हैं मिसइमिटेशन। और लास्ट होता है गलती से हो गया मिस्टेक, इसको बोलते हैं मिस्टेक। ठीक है। अब कोर्सन क्या होता है? कोर्सन का मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब मैं बता दिया, याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन है, बताओ कहाँ पे रिलेशनशिप होना जरूरी है? अच्छा कोर्सन धमकाना, सर अंडर इन्फ्लुएंस भी धमकाना है, बट दोनों में बताओ, दोनों में कहाँ पे और कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे रिलेशनशिप में, सर दोनों पार्टी के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए तभी ये होगा। सर अंडर इन्फ्लुएंस में। एक बात बताइए, आप यदि रास्ते में है और आपको यदि कोई रिक्शा वाला बोला सुनिए भैया देखिए, आप यदि मेरा ये वाला काम नहीं करेंगे तो हम लटक जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे रिक्शा वाला को? लटक जा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। बट यदि यही सेम चीज आपका छोटा भाई, छोटी बहन, आपकी वाइफ, आपका बाबू, आपका सोना यदि बोले तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब कि अंडर इन्फ्लुएंस के केसेस में देयर शुड बी अ व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। और ये रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप, रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक जन क्या करे, दूसरे को डोमिनेट करे। होता है ना, बाबू तुम कहाँ गई थी, ये कपड़ा मत पहनो, उसके साथ बात मत करो, उसको अभी ब्लॉक करो, ये सब होता है ना, इसको डोमिनेटिंग पोजीशन बोलते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है ना। देखो एक चीज बताते हैं, एकदम सिंपल टर्म में मैं एक चीज बताता हूँ, समझिएगा समझिएगा रिलेशनशिप के बारे में। जो रिलेशनशिप में बच्चे रहते हैं समझिएगा एक बार। रिलेशनशिप कैसा होता है पता है? जब तक वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तब तक तो बॉयफ्रेंड जो है बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है।
यहाँ मत जाओ, वहां पे मत जाओ, फेसबुक का पासवर्ड मेरे को दो, इंस्टाग्राम का पासवर्ड मेरे को दो, पूरा डोमिनेट पोजीशन में रहता है। ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो। बट जैसे ही शादी होता है ना, उल्टा हो जाता है। अब वहां पे लड़की क्या होती है, डोमिनेटिंग पोजीशन में चली जाती है। तो लड़का, लड़के जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है अभी बॉयफ्रेंड में, चिंता मत करो, शादी कर लोगे, उल्टा हो जाएगा, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हर एक रिलेशनशिप का रूल्स है। आपको ये रूल्स अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रॉड क्या होता है सर? फ्रॉड का मतलब होता है बेसिकली किसी कोई सजेशन देना, जो जो या फिर कोई फैक्ट बताना जो कि सही नहीं है, या फिर कोई चीज को कंसीलमेंट करना। कंसीलमेंट मतलब होता है किसी बात को छुपाना, ये भी फ्रॉड है सर। कुछ 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 ऐसा प्रॉमिस करना जो कि एक्चुअल में इंटेंशन ही ना हो उसको परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको होता है ना, लड़का लोग बोलता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, मैं तुमसे शादी करूंगा, ये प्रॉमिस जो कि तुमको उसको लगता है कि हम करेंगे नहीं कभी, इसको बोलते हैं फ्रॉड। ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जिस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करना। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, आपको पता है। लॉफुल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये थोड़ा सा आप एक बार रीड कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा पूरा का पूरा सीएलपीए का लॉ का पूरा का पूरा पार्ट खत्म कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? ऑडिट का पूरा एमसीक्यू। अभी इस लेक्चर में नहीं, शाम को 8 बजे मिलना, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू का बाढ़ लेके आएंगे। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखो ये देखो देखो, ये पसीना है। इस पसीना का बस छोटा सा कीमत ये है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। ठीक है, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।